नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम जो पिछली परीक्षाओं के अंदर जो परीक्षाएं पीछे हुई है लगभग 1990 से लेकर और आज तक उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम डिस्कशन आज करेंगे और वो क्वेश्चन ओनली बस ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी को आते हैं, उन नॉर्मल क्वेश्चनों से हम थोड़ा सा अपर लेवल लेकर चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठकर चलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह पूछता है और या जो भी स्टेट के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चन हैं वो सभी नॉर्मल क्वेश्चन आपको आते हैं। हम थोड़ा से उनसे अपर लेवल के क्वेश्चन लेकर चलेंगे आज आपके सामने। तो देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिससे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो है भारत का सामान्य परिचय। देखिए, हम फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बस वही डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। जो एसएससी वगैरह पूछता है या जो नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। जो थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन है उन्हीं का बस डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं, याद रखें। तो आज का जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक है वो सामान्य परिचय है और सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय से क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए, सामान्य परिचय से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों के अंदर कौन सा स्थान है, तो आपने याद रखना है। हमने आपसे बताया था कि हमारे पास में इस प्रकार से एक भारत है और इस भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एरिया के पॉइंट की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। और ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना परसेंट है? तो आप याद रखिएगा 2.4% ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपने याद रखना 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राष्ट्र है वो चीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा यदि पूछे राष्ट्र कौन सा है या कंट्री कौन सी है तो आप याद रखिएगा रशिया, जो 2 महाद्वीपों में फैली है जिसके कारण उसे महाद्वीपों के देश के नाम से भी जानते हैं। यूरेशिया के अंदर, यूरोप और एशिया के अंदर फैली है। तो याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। और ये क्षेत्रफल पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो आप याद रखिएगा 2.4% पूरे विश्व का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एमपी पीसीएस के अंदर पूछा गया था, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतवर्ष आकार में विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। भारतवर्ष आकार में विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो आप याद रखिएगा विश्व में कौन सा बड़ा देश है? अभी बताया है, आकार में 7वां बड़ा देश। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। उसके बाद में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, 1994 के अंदर पूछा गया था, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो मानव जाति है वो पूरे विश्व की कितना परसेंट है? देखिए, फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, वो क्वेश्चन में बता रहा है, परंतु इसकी मानव जाति पूरे विश्व का कितना परसेंट है। कहने का तात्पर्य यह पूछ रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो पहले हमें जनसंख्या देखनी पड़ेगी। भारत की जनसंख्या के पॉइंट की बात करें 121,08,54,977 अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,08,54,977 है। ये जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% है। कितना परसेंट है? तो आप याद रखिएगा 17.5% है। याद रखिएगा 17.5% है पूरे विश्व की।
जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चाइना है और जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश कौन सा आता है, भारत का नाम आता है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रखा है एमपीपीसीएस में प्री 2010 के अंदर एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ये भारतवर्ष में लगभग गांव पूछ रखे हैं। ये 2011 की जनसंख्या भारत की जनगणना के अनुसार है। 2011 के अंदर जो भारत की जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रखे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर गांवों की संख्या है 6,40,932। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है, याद रखें। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अक्षांशीय विस्तार से, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया है उससे क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। कहने का तात्पर्य वो ये पूछ रहा है कि जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है, जो अक्षांश इस सिक्किम से गुजरता है, वो अक्षांश ऑप्शन में दिए गए 4 राज्यों है, वो उनमें से किस से गुजरता है। क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार आप सुनिए। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, किस एक से भी होकर गुजरता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखिए 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं उसने कि जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है ना, वो इन चारों में से एक ही राज्य से गुजरेगा। याद रखिएगा, एक अक्षांश ऐसा है जो सिक्किम से गुजरता है और ऑप्शन दे रखा है इसने पहला जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा वो जम्मू कश्मीर से तो गुजर नहीं सकता। दूसरा इसने दे रखा है हिमाचल प्रदेश, जो सिक्किम से गुजरता अक्षांश है, अक्षांश रेखा है जो सिक्किम से गुजर रहा है, वो हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरेगा। और तीसरा इसने दे रखा पंजाब। तो याद रखिएगा जो अक्षांश से सिक्किम से गुजरता है वो पंजाब से भी नहीं गुजरता। और चौथा इसने दे रखा है राजस्थान। तो याद रखिएगा एक ऐसा अक्षांश है जो राजस्थान से गुजरता है और सिक्किम से। कहने का तात्पर्य जो अक्षांश से सिक्किम से भी गुजरता है, ऑप्शन में 4 स्टेट है, उसमें से एकमात्र स्टेट राजस्थान है जिससे वो गुजरता है। तो आप याद रखिएगा सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। तो याद रखिए राजस्थान, क्योंकि पंजाब भी ऊपर है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर है, जम्मू कश्मीर भी ऊपर है। 4th ऑप्शन राजस्थान था, तो राजस्थान आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में RAS, ये जो क्वेश्चन हमें पीछे बताया है ये IAS प्री का क्वेश्चन है, IAS प्री का क्वेश्चन है और ये 2010 के अंदर पूछा गया था। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके कारण। IAS प्री 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से कौन से राज्य से गुजरता है। याद रखिएगा इसमें हमें सबसे पहले जो देखना पड़ेगा वो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट है। तो याद रखिए इसमें 4 स्टेट दे रखे हैं। एक सिक्किम से जो गुजरता है उसमें 4 स्टेटों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर दिया है। जम्मू कश्मीर ऊपर है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर और पंजाब भी ऊपर, लेकिन जो राजस्थान सेक्शन गुजरता है वो सिक्किम से भी गुजरेगा। तो राजस्थान इज आंसर इज करेक्ट, याद रखिएगा IAS 2010। उसके बाद में एक राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ था RAS का, और वो एग्जाम था 2010 का, प्री का था। उसके अंदर किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। राजस्थान का क्वेश्चन है और राजस्थान का ही पूछ रखा है और राजस्थान का ही पेपर था। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा जैसलमेर से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से शहर के पास से गुजरती है, तो जैसलमेर के पास से गुजरती है। उसके बाद में कर्क रेखा से संबंधित पॉइंट, भारत में कर्क रेखा। देखिए नॉर्मल क्वेश्चनों का जिक्र नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन हम करवा चुके हैं वीडियो के अंदर। इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो वीडियो के अंदर बचे हुए थे या थोड़ा से हाई लेवल के क्वेश्चन है उनका जिक्र करेंगे ओनली। तो साथ में जुड़े रहिए, लगातार वीडियो को आप एंड तक देखें, काफी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया था प्री 1990 के अंदर। यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम हुआ 1990 के अंदर। उसमें क्वेश्चन ये था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती। देखिए 1990 के पॉइंट की बात कर रहे हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा जिस भी राज्य से गुजरती उनमें तो एक भी नहीं है। कर्क रेखा यहां से गुजरती है, आप देखिएगा ये जो क्षेत्र है ये यहां से गुजरती। और कर्क रेखा की हमने आपसे एक ट्रिक समझाई थी जिसमें फिर बता देते हैं, गरम
छत है जेपी पूरा रम पिज्जा। गरम छत है जेपी पूरा रम पिज्जा, ये एक ट्रिक बताई थी हमने कर्क रेखा की, जिसमें ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, पुरा से त्रिपुरा और रम से मिजोरम। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरता है कौन सा रेखा? तो आप याद रखिएगा कर्क रेखा। लेकिन ये क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस के अंदर प्री 1990 के अंदर पूछा गया था, उसमें था कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। 1990 का जिक्र कर रहे हैं। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इनमें से कर्क रेखा वाले एक भी नहीं है। तो आप याद रखिएगा बिहार। इसमें ऑप्शन जो माना है 1990 की बात कर रहे हैं, बिहार माना है, क्योंकि 1990 जब क्वेश्चन आया था 1990 के अंदर, उस समय बिहार किसका पार्ट हुआ करता था? तो याद रखिएगा उस समय बिहार पार्ट हुआ करता था झारखंड का, जिस क्षेत्र से गुजरता है। तो ये याद रखिएगा, बिहार झारखंड आएगा। 1990 के अंदर जो बिहार था वो झारखंड का अधीन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ पार्ट हुआ करता था बिहार झारखंड का, तो याद रखें। नेक्स्ट देखें, कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के माइंड में समझ में आ जाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन फिर से आप सुन लीजिए कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस समय जो बिहार था, जो आज का झारखंड है, आज का जो झारखंड है वो पहले बिहार के अधीन था। तो उस समय ये बिहार से गुजरती थी ये रेखा, उसके बाद में बिहार से अलग हुआ है झारखंड। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आपको साथ के साथ में नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा कि झारखंड 1990 के अंदर बिहार का पार्ट था और बिहार से उस समय गुजरती थी कर्क रेखा, लेकिन अब वर्तमान में बिहार से नहीं गुजरती है, अब गुजरती है झारखंड से, क्योंकि झारखंड एक अलग से अपना स्टेट बन गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीसीएस 2014 प्री के अंदर पूछा गया था। एमपीपीसीएस में उसमें पूछा था कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इनमें से सभी। फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी है। तो भाई साहब याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, और जो थर्ड ऑप्शन है मिजोरम से भी गुजरती है। तो इनमें से सभी से गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद में कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मालूम है आपको, ये देख लीजिए, 8 स्टेट से होकर, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का वह राज्य पूछ रहा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड पीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है। झारखंड पीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, नहीं गुजरती। सेकंड ऑप्शन बिहार, नहीं गुजरती। देखिए पहले झारखंड का पार्ट, बिहार के अंदर झारखंड हुआ करता था, उस समय गुजरती। अब झारखंड अलग हो गया तो बिहार से नहीं गुजरता है। थर्ड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, नहीं गुजरती। फोर्थ ऑप्शन झारखंड गुजरती है। याद रखिएगा, भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन जम्मू कश्मीर है, नहीं गुजरती है। ऑप्शन बिहार है, नहीं गुजरती है। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन है वो झारखंड है, झारखंड से गुजरती है। याद रखिएगा। उसके बाद में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। ऑप्शन 4 है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? तो उस ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक है, कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक है वो गांधीनगर है। याद रखें, कौन सा है? गांधीनगर। और गांधीनगर के बाद में किसका नाम आएगा? तो आप याद रखिएगा, गांधीनगर के बाद में नाम आएगा उज्जैन का। किसका नाम आएगा? उज्जैन। उसके बाद में किसका नाम आएगा? जबलपुर का नाम आएगा। सबसे निकट का कौन सा? गांधीनगर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 1999। उसके बाद में यूपी पीसीएस फिर पूछा गया 2010 के अंदर। तो याद रखें, कर्क रेखा के सबसे निकट का जो शहर है, ये जो रेखा है, सबसे निकट का शहर कौन सा है? तो गांधीनगर सबसे निकट का शहर है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है?
अब हमने ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि सबसे पहले हमने नगर देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नगर पड़ते हैं जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। आईएएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। आईएएस प्री 2003 का क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसमें जो दे रखा है उसमें नाम आता है दिल्ली का, और सेकंड ऑप्शन है वो नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा जोधपुर का नाम आता है, जोधपुर का, और इसमें थर्ड ऑप्शन है वो नागपुर महाराष्ट्र का, और फोर्थ ऑप्शन है वो कलकत्ता का नाम आता है। तो आप देख लीजिए दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और कलकत्ता, इनमें से कौन से शहर के पास से कर्क रेखा गुजरती है या कौन सा शहर कर्क रेखा के पास स्थित है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा कौन सा शहर है, कलकत्ता, कलकत्ता है वो कर्क रेखा के पास पड़ता है। उसके बाद में कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के मध्य से वह अक्षांश जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है वह कौन सा गुजरता है। याद रखिएगा भारत के मध्य से गुजरने वाला वह अक्षांश जो भारत को लगभग दो बराबर भागों के अंदर बांटता है। तो भारत के मध्य से लगभग जो गुजरता है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। भाई 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं, कर्क रेखा, यही तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा लगभग भारत को दो बराबर भागों में भागती है। एमपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन था। उसके बाद में यूपीपीसीएस मेन का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, आरएएस में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब फिर हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा, ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि इनमें से कौन कौन से राज्य दे रखे हैं, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है झारखंड। भाई झारखंड से तो गुजरती है, उत्तर में स्थित है ही नहीं, तो झारखंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम से भी गुजरती है, मिजोरम भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है त्रिपुरा, और त्रिपुरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। तो याद रखिएगा मिजोरम के ऊपर जो पड़ता है मणिपुर पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फर्स्ट दे रखा झारखंड, गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा त्रिपुरा, गलत हो जाएगा। मिजोरम गलत हो जाएगा। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर, मिजोरम के ऊपर जो स्थित है उसमें नाम किसका आएगा, तो आप याद रखिएगा मणिपुर का। यूपीपीसीएस मेन 2008 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में रहने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक समय से, जो भारत का मानक समय है उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि यदि भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यदि भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति क्या है, उस स्थान की अवस्थिति क्या है। कहने का तात्पर्य ये क्या पूछ रहा है कि फिर से आप क्वेश्चन सुने, यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। यदि भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर, भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया हुआ है, याद रखिएगा, जो किससे ले रखा है, तो आप याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये यूपी से गुजरता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। पांच स्टेट से गुजरता है। कितने से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक स्थान पर सुबह 6 बजे, इस स्थान के ऊपर 12 बजे हैं, इसका कोई हमें लेना देना नहीं है। एक स्थान के ऊपर 6 बजे हैं तो उस स्थान की अवस्थिति क्या है। देखिए 6 बजे है, एक स्थान के ऊपर वो पूछ रहा है कि 6 बजे, इसके ऊपर 12 बजे थे, आगे स्थान के ऊपर 6 बजा है, तो वो स्थान कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के ऊपर स्थित है। तो 6 को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें 90 ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 5, 2 और 7, 172.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर वो पॉइंट स्थित है। अब कैसे है, क्योंकि आपने याद रखना कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने भारत की स्थिति और विस्तार वगैरह के बाद में जो भी भारत से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
कि किस प्रकार से आया है। तो ज्योग्राफी की जो सेकंड वीडियो है आप उसको भी देखें। पृथ्वी 1 घंटे के अंदर घूमती है 15 डिग्री। और वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भाग 6 घंटे हैं, 6 घंटे के अंदर पृथ्वी कितना घूमेगी, तो याद रखिएगा 90 घूमेगी, और 82.5 के अंदर हम 90 जोड़ देंगे तो 172.5 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यदि भारतीय मानक समय पर यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, कहने का तात्पर्य भारत का यामोत्तर समय 82.5 डिग्री से लिया गया है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो वो स्थान, कहने का तात्पर्य भारत के इस पॉइंट से वो स्थान 6 घंटे आगे है। 6 घंटे के अंदर पृथ्वी, 1 घंटे के अंदर पृथ्वी खिसकता है 15 डिग्री, तो 6 घंटे के अंदर पृथ्वी कितना खिसकेगा, 90 डिग्री। तो 82.5 के अंदर हम 90 जोड़ देंगे, 172.5 आएगा। तो याद रखिएगा वो स्थान 172.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। इसमें, और ये क्वेश्चन है एमपीपीसीएस का, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 का क्वेश्चन है, और इसमें वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम है। ये जो भारतीय मानक समय इसके देशांतर के निकटतम है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इसके अंदर भाई साहब चारों ही जो ऑप्शन है ना वो मध्य प्रदेश के ही है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन रीवा, उसके बाद में सेकंड सागर, सी उज्जैन और डी होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश का जो रीवा है, रीवा मध्य प्रदेश, वो इसके पास में पड़ता है। याद रखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मध्य प्रदेश जीके का ही क्वेश्चन है, याद रखें। उसके बाद में देखें, उसके बाद में है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिससे भारतीय मानक समय नहीं गुजरता है। क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2001 का, वो पूछ रहा है यदि भारतीय मानक, क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, आपके सामने भारतीय मानक समय गुजरता है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरता है भारतीय मानक समय, उत्तर प्रदेश से गुजरता है भारतीय मानक समय। 3 ऑप्शन ठीक हो गए। और 4th ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो इसमें 87.5, 85.5 और 84.5 या 82, तो सभी को मालूम है, अभी बताया था 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखिए 2 बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के अंदर, 2013 के अंदर और 2005 के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन देखें, यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित कथनों में से किसके समीप से लिया गया है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित कथनों में से किसके समीप से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन लखनऊ, बी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर, और ए कौन सा है, इलाहाबाद रहनी है। ये सभी मालूम है, ये सभी पता है, और सभी को ये मालूम भी होगा, जो लगातार पढ़ता है उसको मालूम है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से 5.5 घंटा आगे है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। और याद रखिएगा ये जो समय रेखा है वो इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर नैनी नामक स्थान से गुजरता है। साथ के साथ में पॉइंटों को नोट कर लीजिए और लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए, अंतिम समय तक हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के तिरप में, अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान पड़ता है, वो पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश के तिरप। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है। यहां पर सूर्योदय 5 बजे होता है अरुणाचल प्रदेश के तिरप में। तो गुजरात के कांडला में, गुजरात का जो कांडला है, यहां पर सूर्योदय कितने समय में होगा। तो हमने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो पॉइंट ये था कि भारत का जो सबसे वेस्ट में स्थित बिंदु है वो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर। भारत का सबसे ईस्ट में जो बिंदु है, भारत का सबसे ईस्ट में स्थित बिंदु है, वो हमने बताया था 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। इन दोनों स्थानों के बीच में हमने वीडियो के अंदर जो सेकंड वीडियो है भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की, उसके अंदर हमने बता रखा, आप कास्ट क्लासेस के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो देख सकते हैं।
यदि आप देखें कि भारत के सबसे पश्चिमी और भारत के सबसे पूर्वी स्थानों के बीच में 2 घंटे का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर पूर्ण विस्तार से देखने के लिए आप वीडियो देखें, सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी की। 30 डिग्री का अंतर है, उसी कारण 2 घंटे का अंतर है। और इसी घंटे के अंतर को कम करने के लिए भारत का मानक समय 82:30 से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो आप भी बता देंगे। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन ये हो गया कि वहां पर 5 बजे निकलता है, तो यहां पर कितने बजे निकलेगा? 7 बजे, क्योंकि लगभग दोनों स्थानों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। ये चीजें आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। यूपीपीसीएस प्री 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद में भारत के जो उत्तर से दक्षिणतम, पूर्व से पश्चिमतम जो बिंदु है, कहने का तात्पर्य भारत के दूर स्थित बिंदु, उनका जिक्र हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, क्वेश्चन वही करेंगे जो थोड़े से अपर लेवल के हैं। नॉर्मल क्वेश्चन हमने बाकी की वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन बता रखे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। ये IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2015 IAS प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के वे 2 कौन से राज्य हैं जो सबसे पूर्वी छोर को और सबसे पश्चिमी छोर को दर्शाते हैं? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी कौन सा होगा? तो आप याद रखिएगा गुजरात। यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। उसके बाद में IAS प्री 2007 का क्वेश्चन, IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक नगर सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? पूर्व की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले नगर देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नगर हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने नगर देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नगर हैं। तो ऑप्शन सुन लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है हैदराबाद, यहां पर पड़ता है हैदराबाद, सॉरी यहां पर पड़ता है हैदराबाद। उसके बाद में मध्य प्रदेश का भोपाल पड़ता है, और उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है वो है बेंगलोर का, बेंगलोर। और उसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वो पड़ता है किसका? तो नवाबों की नगरी का। आप देख लीजिए, लखनऊ, भोपाल और बेंगलोर और हैदराबाद, इनमें से सबसे पूर्व में स्थित कौन सा आएगा? तो आप याद रखिएगा लखनऊ, नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। और ये लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? गोमती नदी के ऊपर पड़ता है लखनऊ शहर। तो याद रखिएगा लखनऊ पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये क्वेश्चन है झारखंड PCS प्री 2016 का। झारखंड PCS, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके अंदर 2016 का क्वेश्चन है झारखंड पब्लिक सिविल सर्विसेज। उसके बाद में देखें, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? आप याद रखिएगा, भारत का वह स्थान पूछ रहा है जहां पर अरब सागर का भी पॉइंट बनता है, जहां पर हिंद महासागर का भी पॉइंट बनता है, जहां पर बंगाल की खाड़ी का। ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है कन्याकुमारी। उसके बाद में ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, उसके बाद में नागर होल, और उसके बाद में डी है रामेश्वरम। तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है मेन लैंड का, प्रायद्वीपीय भारत का, वो कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। और इसी कन्याकुमारी के अंदर यहां से लगता है अरब सागर, और नीचे लगता है हिंद महासागर। कन्याकुमारी के जो नीचे का क्षेत्र है, कन्याकुमारी है, उसके जो नीचे का क्षेत्र है, ये देख लीजिए आप। यहां पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से, ये देखें, इस क्षेत्र को हम यहां पर देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको यहां पर देख लेते हैं। ये हमारे पास में कन्याकुमारी पड़ता है, और इस क्षेत्र में लगता है अरब सागर, यहां पर लगता है बंगाल की खाड़ी, और ये जो स्थान लगता है, ये जो क्षेत्र है, ये हिंद महासागर।
तो ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के साथ में लगने वाला भारतीय पॉइंट कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, याद रखेगा। झारखंड पीसीएस के अंदर पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए फिर से। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इंदिरा पॉइंट, नागरहोल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी। तो याद रखिएगा कन्याकुमारी आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है सीमावर्ती देश, जो भारत के पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है। IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करने की ये आपसे बोल रहा है। तो इसमें फर्स्ट जो कथन है वो कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये पड़ता है हमारा असम क्या पूछ रहा है वो? असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा के साथ में लगता है। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। असम लगता है भूटान के साथ में भी और असम लगता है किसके साथ में भी? बांग्लादेश। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ये हमारे पास में पड़ता है वेस्ट बंगाल। ये नेपाल के साथ में भी लगता है और ये क्षेत्र है जो भूटान के साथ में भी, ये क्षेत्र नेपाल के साथ में भी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि पश्चिम बंगाल जो है वो नेपाल के साथ में भी लगता है, भूटान के साथ में भी लगता है। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड ऑप्शन है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ये पड़ता है मिजोरम हमारे पास में, ये बांग्लादेश के साथ में भी सीमा रेखा बनाता है और म्यांमार के साथ में भी सीमा रेखा बनाता है। तो याद रखिएगा मिजोरम है, ये बांग्लादेश के साथ में भी लगता है और ये मिजोरम है, ये म्यांमार की सीमा रेखा की। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। और अब आगे पूछ रहे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन तीनों ही सही है। ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3। ऑप्शन बी केवल 1 तथा 2। ऑप्शन सी केवल 2, 3। ऑप्शन डी केवल 1 या 3। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 1, 2 तथा 3। तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। कथन असम जो है भूटान बांग्लादेश के साथ में भी लगता है, पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान के साथ में भी लगता है, मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में भी लगता है। याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखें। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यूपी पीसीएस 2002, यूपी पीसीएस मेंस 2004, झारखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में लगने वाली सीमा रेखा कितने राज्य लगाते हैं? 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनमें से जो ऑप्शन नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों लगाते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। तो मणिपुर इसके साथ में सीमा रेखा नहीं लगाता। ये पड़ता है मणिपुर, तो इसके साथ में सीमा रेखा नहीं लगाता है। उसके बाद में याद रखें मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, एमपी पीसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा, ये भूटान है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ में नहीं लगती? भूटान के साथ में जो सीमा रेखा लगती है उसमें नाम आता है सिक्किम का, उसमें नाम आता है पश्चिम बंगाल का, उसमें नाम आता है असम का, उसमें नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जिसकी सीमा रेखा लगती है और फोर्थ ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसकी सीमा रेखा नहीं लगती है। तो देखें उसके बाद में नाम आता है ए सिक्किम लगता है, बी अरुणाचल प्रदेश लगता है, सी मेघालय नहीं लगता और डी है पश्चिम बंगाल लगता है। याद रखिएगा एमपी पीसीएस के अंदर मध्य प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा 2012 के अंदर। तो याद रखें कौन सा नहीं लगता है, तो आप याद रखें मेघालय। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएएस, राजस्थान के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आरएएस में 2007 के अंदर कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? भारत का वह राज्य जिसकी सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है कौन से देश के साथ में? तो म्यांमार के साथ में। तो वह भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है वो 1643 किलोमीटर है और उस 1643 किलोमीटर में म्यांमार सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन भारत के कौन से स्टेट के साथ में, कौन से राज्य के साथ में बनाता है?
अरुणाचल प्रदेश के साथ में बनाता है, याद रखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म बताएं। निम्नलिखित भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा कितने किलोमीटर, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कितने किलोमीटर है और कितना कौन सी रेखा है और किसके द्वारा खींची गई रेखा, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हमने वीडियो के अंदर बताए हैं, वहां पर आप जाकर देखें। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा 2 है। हमने बताया था भारत और चीन की पश्चिमी सीमा रेखा को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत और चीन की पूर्वी सीमा रेखा को, उत्तर पूर्वी सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से। तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये MPPCS प्री 1993 का क्वेश्चन है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो सर जॉन मैकमोहन के नेतृत्व में, मैकमोहन रेखा जो सर जॉन मैकमोहन के नेतृत्व में कब खींची गई थी, तो याद रखिएगा 1914 में। और 1914 में घटना कब की है, 27 अप्रैल 1914 की घटना है, याद रखिएगा। उसी समय पनामा नहर भी बनी थी 1914 के अंदर। उसके बाद में किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए हमारे पास में ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में जो है ऐसा ये दक्षिण भारत है, ये नीचे का मैप आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसा दक्षिण भारत है, नीचे श्रीलंका पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रखा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका से अलग होता है, ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। सवेज नहर, कोई मतलब नहीं है, सवेज है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी तो यहां पर है, अलग कैसे होगा, गलत है। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी भी यही है। खंबात की खाड़ी ये, कच्छ की खाड़ी ये, खंबात की खाड़ी ये पड़ती और कच्छ की खाड़ी ये पड़ती, तो इसका कोई लेने देना नहीं, सवेज नहर का कोई लेने देना नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है वो है पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछा गया है MPPCS प्री 2008 और 2015 के अंदर। भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा रेखा, इंटरनेशनल सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में और चीन के साथ में लगती है। तो भाई साहब एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसकी सीमा रेखा नेपाल, भूटान और चीन के साथ में लगती है, वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सिक्किम। अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा स्टेट गोवा और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे छोटा स्टेट है कौन सा, सिक्किम, जो 1975 के अंदर बना था, 1975 के अंदर बना था, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारत IAS प्री 1995 के अंदर पूछा गया और UPPCS प्री 1998 का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। IAS प्री 1995 और UPPCS प्री 1998। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय सतलखंड सरका है। देखिए क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, IAS का क्वेश्चन है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं, पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय सथल पिंड सरका है। ऑप्शन ए उत्तर को, ऑप्शन बी दक्षिण को, ऑप्शन सी पूर्व को और ऑप्शन डी पश्चिम को। भारतीय जो सतलखंड है, भारत का जो अधिकतर हिस्सा है, कौन सी लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। हमने बताया था जब हिमालय पर्वत श्रृंखला हुआ है तो उसमें बताया है कि एक ऊपर से अंगारा लैंड थी, नीचे गोंडवाना लैंड। वो गोंडवाना लैंड धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकी, धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकी, जिसके कारण भारत का निर्माण हुआ है। तो आप याद रखिएगा जो गोंडवाना लैंड है वो कौन से भूतकाल में कौन सी दिशा की तरफ खिसका था, उत्तर दिशा की। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। इसका डिटेल में आप नोट कर लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय सथल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय सथल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही सथल पिंड के रूप में जुड़े थे। गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से देश जुड़े थे, कौन कौन से स्थान जुड़े थे, तो वो एक बार देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया
और भारत, ये सभी गोंडवाना लैंड के अंदर थे। वो गोंडवाना लैंड इन सभी से हटकर भारत के ऊपर दिशा में खिसकी थी, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत या लगभग पूरे भारत का निर्माण हुआ था। उसके बाद में मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय सतल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। जिसमें लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो गोंडवाना लैंड था, जिसके अंदर अनेक देश जुड़े हुए थे, जिसमें अंटार्कटिक महासागर वगैरह भी जुड़ा हुआ, महाद्वीप भी जुड़ा हुआ था, अंटार्कटिका महाद्वीप भी जुड़ा हुआ था। 200 मिलियन वर्ष पूर्व इस गोंडवाना लैंड के अंदर विखंडन हुआ, और जो विखंडन हुआ था वो भारतीय विखंडन किस दिशा में खिसका था, तो उत्तर की ओर में खिसका था। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए बार बार हम इस क्वेश्चनों को रिपीट करें। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में भारतीय सतलपिंड सरका है खालिस्तान की ओर। तो भारतीय सतलखंड वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ, और जैसे ही विखंडन हुआ तो भारतीय जो विखंडन था वो उत्तर दिशा की ओर खिसका था, जिसके कारण भारत का निर्माण हुआ था। याद रखें, नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है, उसी साल का क्वेश्चन अलग सेट में होगा, याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था, जिसे कहते हैं, फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, गलत। आर्यवर्त भूखंड, ये भी गलत हो जाएगा। इंडियाना भूखंड, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है गोंडवाना भूखंड। तो आप सभी को मालूम है, अभी बताया था, गोंडवाना भूखंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये सभी चीजें आप आपके साथ में नोट कर लीजिए कि भारतीय कौन से भूखंड का पार्ट था, गोंडवाना भूखंड का पार्ट है। फिर से सुन लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। जिसे किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और हिमालय वगैरह का निर्माण भी इसी गोंडवाना लैंड के उत्तर दिशा की ओर खिसकने के बावजूद हुआ है। उसके बाद देखें, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो तटीय भागों से आता है। तटीय जो मैदान है आपके, उनसे क्वेश्चन निकलता है। और उनसे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है, यूपीपीसीएस मेन 2005 के अंदर पूछा गया है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र। देखिए हमारे पास में जो जल क्षेत्र है, उन जल क्षेत्रों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भागों के अंदर कौन कौन से भाग है, तो वो देखें। एक नाम आता है प्रादेशिक जल क्षेत्र, जिसमें नाम आता है 12 समुद्री मील। उसके बाद में नाम आता है संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील। और उसके बाद में नाम आता है EEZ, याद रखिएगा, EEZ का नाम आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम आता है। और वो कितना है, तो आप याद रखिएगा 200 समुद्री मील। यदि आपसे पूछे कि संलग्न क्षेत्र का जो चौड़ाई है वो कितना है, तो 12 से 12 कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 12 24 हो गया, और 12 किलोमीटर संलग्न क्षेत्र की चौड़ाई है। ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा पास में पड़ता है कौन सा, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। उसके बाद में ये जो क्षेत्र पड़ता है ये 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र। और उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो कितना समुद्री मील है, 200 समुद्री मील है। और 200 समुद्री मील के बाद में संपूर्ण वर्ल्ड का, पूरे विश्व का समान अधिकार है, याद रखिएगा। 200 समुद्री मील के बाद में संपूर्ण विश्व का समान अधिकार है। ये सभी पॉइंट किस लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सभी पॉइंट हमने बताए थे। और हमने आपसे उस समय ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रादेशिक जल सीमा और संलग्न क्षेत्र है। और यही क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीपीसीएस मेंस के अंदर 2005 में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 12 समुद्री मील है। अब आपसे ये तो पता लग गया कि 12 समुद्री मील है, लेकिन ये पूछे कि 1 समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील कितना होता है, तो 1 समुद्री मील 1800, याद रखिएगा 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 समुद्री मील या 1 नॉटिकल
52 मीटर या 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। कहने का क्वेश्चन कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय मैदान बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने बता रखे थे। भारत के 9 राज्य हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद में गोवा का नाम आता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 9 राज्य भारत की तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में नाम आता है उड़ीसा और उसके बाद में नाम आता है किसका, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तटीय सीमा रेखा को किस किस स्टेट के अंदर किस किस नाम से जानते हैं, ये आप भारत का जो तटीय मैदान है, जो हमारी ज्योग्राफी की वीडियो है उसके अंदर आप जाकर देखें, हमने पूर्ण विस्तार से बता रखा है तटीय मैदान है क्या, किस प्रकार बना था। उसके बाद में 9 राज्य आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। IAS प्री 2008, UPRO-ARO प्री 2014, UPRO-ARO प्री 2017 के अंदर 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका अच्छे एग्जाम्स के अंदर। तो 9 राज्य आएंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था। देखिए रत्नाकर पूछ रहा है, रत्नाकर नाम किसका सूचक था। क्वेश्चन फिर से नोट करें। IAS प्री 1994 का क्वेश्चन है। IAS प्री 1994 का क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था। अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। ऑप्शन 4 है, फिर से सुन लीजिए ऑप्शन। अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन सी हिंद महासागर का, ऑप्शन डी कि गंगा यमुना सरस्वती संगम का। तो याद रखिएगा हिंद महासागर का नाम मिलता है प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से। रत्नाकर के नाम से प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में किसे जानते हैं, हिंद महासागर को जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तट के ऊपर जो भी मिट्टी मिलती है उसका सर्वाधिक मात्रा में अपरदन किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन झारखंड PCS 2016 के अंदर पूछा है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से या लहरों से। ऑप्शन 4 है जिसमें है ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों से या लहरों से। तो ऑप्शन आएगा लहरों से सर्वाधिक मात्रा में तटीय अपरदन होता है। ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन या नॉर्मल जो सभी क्वेश्चन है, थोड़े से हाई लेवल के छोड़कर UPPSC वगैरह या UPSC वगैरह छोड़कर उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस इसके अंदर कर रहे हैं। लेकिन और जो सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवाएंगे क्योंकि हम वीडियो के अंदर करवा चुके हैं, क्लासों के अंदर करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप समूह से संबंधित जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन हमें और मिला है। हमने क्वेश्चन पढ़ा था द्वीप समूह के अंदर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा बताया था, तो याद रखिएगा सैडल पीक बताया था। लेकिन इस सैडल पीक को अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा कल्याण शिखर के नाम से भी। किस नाम से भी जानते हैं, कल्याण शिखर के नाम से भी जानते हैं। अब ये पूछ रहा है कि सैडल पीक कहां पर स्थित है। तो देखिए हमारे पास में इस प्रकार से मान लेते हैं कि अपने पास में यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 पार्टों के अंदर तोड़ा गया था, 3 भागों के अंदर बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार। अंडमान का उत्तरी हिस्सा उत्तरी अंडमान, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी अंडमान। अब ये याद रखिएगा ये अंडमान है, ये लघु अंडमान है, ये निकोबार है, ये हम करवा चुके हैं। देखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक कहां पर स्थित है। UPPCS के अंदर पूछा गया है, IAS प्री 1996 के अंदर पूछा गया है, और ये कहां पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान के ऊपर सैडल पीक स्थित है। और ये जो सैडल पीक है, इस सैडल पीक की ऊंचाई कितना है, तो आप याद रखिएगा 738 मीटर।
738 मीटर इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उसके बाद में अंडमान व निकोबार खालिस्तान, अंडमान निकोबार खालिस्तान में स्थित द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार खालिस्तान में स्थित द्वीप समूह, ऑप्शन सुन लीजिए, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, अरब सागर में द्वीप समूह, हिंद महासागर के अंदर द्वीप समूह। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह इसका आंसर आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल, यूपीपीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार जो है वो भाई साहब उसके मध्य से एक 10 डिग्री चैनल गुजरता है, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल कौन से 2 स्थानों को अलग करता है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास में पड़ता है लघु अंडमान, लघु अंडमान, और ये पड़ता है निकोबार। कौन सा पड़ता है? निकोबार। ये दिख नहीं रहा है, नीचे पड़ता है। ये जो स्थान है, ये जो स्थान है इसे किस नाम से जानते हैं? निकोबार के नाम से। किस नाम से जानते हैं? निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल यहां से गुजरता है, ये जो चैनल है ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को किससे जोड़ता है? निकोबार से। अब चैनल होता क्या है? याद रखिएगा पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 सतलीय भागों को अलग करता है या जोड़ता है, चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल संधि के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 सतलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है, चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल संधि के नाम से, जलडमरू मध्य के नाम से, स्ट्रेट के नाम से वो जाना जाता है। याद रखें। उसके बाद में 10 डिग्री चैनल हो गया कि किसके? लघु अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। उसके बाद में भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन सा है? तो वो पूछ रहा है। ऑप्शन है ए बैरन, बी कार निकोबार, सी लिटिल निकोबार और डी उत्तरी अंडमान। तो याद रखिएगा भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है, ये एमपीपीसीएस प्री 2016 के अंदर पूछा गया था, मध्य प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज। तो याद रखिएगा 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बैरन द्वीप, ये हमने बताया भी था वीडियो के अंदर आपसे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार का। और कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये याद रखिएगा। लेकिन ये इस बैरन द्वीप के ऊपर सबसे पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट कब हुआ था, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हमने ये वीडियो के अंदर बताया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो भारत के द्वीप समूह जिसके अंदर हमने एक वीडियो बना रखी है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, उसके अंदर अंडमान निकोबार का जिक्र किया है और वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इस बैरन द्वीप जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इस पर पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट कब हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो याद रखिएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी नदी के मुहाने पर। तो याद रखिएगा श्री हरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील के समीप स्थित है। और पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, उसी के पास में ही पड़ता है श्री हरिकोटा द्वीप। उसके बाद में राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु जिसे आदम के ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। राम सेतु जिसे हिंदू कथाओं के अनुसार राम सेतु और मुस्लिम कथाओं के अनुसार इसे आदम का पुल या आदम के ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है राम सेतु कौन से 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, या आदम का पुल भारत और श्रीलंका। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है राम सेतु की शुरुआत होती कहां से है? तो राम सेतु की जो शुरुआत है वो भारत के किस पॉइंट से होती है? ये मान लेते हैं ऐसा अपना एक प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसलिए बना रहे हैं यहां पर क्योंकि वहां पर नीचे दिख नहीं रहा है और यहां पर पड़ता है श्रीलंका। तो राम सेतु की जो शुरुआत होती है, ये मान लेते हैं कि राम सेतु है, इसकी शुरुआत होती है धनुषकोडी से। इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? धनुषकोडी से इसकी शुरुआत होती है। राम सेतु की शुरुआत धनुषकोडी से होती है और ये कहां तक जाता है? तो आप याद रखिएगा श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। राम सेतु की शुरुआत धनुषकोडी से होती है, भारत के धनुषकोडी से होती है जो भारत के दक्षिण में पड़ता है। और ये कहां तक जाता है? तो आप याद रखिएगा जाता है मन्नार द्वीप तक जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है?
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक स्थित है? तो हमने क्वेश्चन बताया था कि अपने पास में देखिए, एक बार इसको मिटा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के बिल्कुल नजदीक स्थित है? ग्रेट निकोबार के जो सबसे बिल्कुल नजदीक स्थित है वो कौन सा है? तो ये हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिणतम द्वीप समूह है उसका नाम क्या है? निकोबार। और निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार के नाम से। ये पूछ रहा है कि ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक भौगोलिक रूप से कौन सा पॉइंट स्थित है, तो वो ऑप्शन आप सुने। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक स्थित है? तो इसमें सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। तो याद रखिएगा, यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करता है इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल राष्ट्र इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ग्रुप आइलैंड है इंडोनेशिया। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर अधिकार डेनमार्क जताता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया का यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप है। और याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप और भारत के ग्रेट निकोबार के मध्य जो ये पानी का क्षेत्र है, ये ग्रेट चैनल के नाम से, महान चैनल के नाम से जाना जाता है। और इसी ग्रेट निकोबार के सबसे पास स्थित है सुमात्रा द्वीप। याद रखिएगा, हिंद महासागर के अंदर पड़ता है सुमात्रा द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन है बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, सुमात्रा। तो सुमात्रा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस 2017 में। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप सबसे नजदीक स्थित है। ये आप बता सकते थे कि यदि हम भी नहीं बताते तो, क्योंकि इनके मध्य हमने चैनल बता रखा, उस चैनल के अकॉर्डिंग आप बता सकते थे। याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप की स्थिति क्या है? तो लक्षद्वीप ऐसा अपना प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। लक्षद्वीप यहां पर स्थित है। तो यहां पर कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। यहां पर बंगाल की खाड़ी, यहां पर पड़ते हैं अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप समूह की जो स्थिति है वो कहां पर है? अरब सागर के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल द्वीप कितने हैं? 36 है। बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसमें पहले हम द्वीप देख लेते हैं कौन कौन से, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। एलिफेंटा, निकोबार, सालसेट और रामेश्वरम। तो भैया इसमें जो आएगा वो आएगा रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जिसे किस नाम से जानते थे पहले? पंबन द्वीप के नाम से। और वर्तमान में पंबन द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। रामेश्वरम द्वीप पड़ता है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन देखें, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऐसा द्वीप जिसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा शहर स्थित है। तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप है, ये भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। और इस सालसेट द्वीप के ऊपर पूरा महाराष्ट्र शहर स्थित है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। सालसेट द्वीप के ऊपर मुंबई स्थित है, और मुंबई स्थित है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र का मुंबई शहर स्थित है। ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आप खुद भी सोच लेंगे, हो जाता है ऐसा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, और कौन से द्वीप के ऊपर है? सालसेट। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा आइलैंड है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? सालसेट द्वीप। याद रखें। और कहां पर स्थिति इसकी क्या है? तो इसकी स्थिति जो है वो क्या है? तो अरब सागर के अंदर इसकी स्थिति है, अरब सागर के अंदर स्थित है। तो ये सभी पॉइंट थे जो आज तक का जो हुआ है उससे संबंधित सभी पॉइंट थे ये। और ये सभी पॉइंट आपने शायद नोट किए होंगे। जो क्वेश्चन नॉर्मल थे वो क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, और क्वेश्चन जो क्वेश्चन बच गए थे या जो क्वेश्चन थोड़े थे वो क्वेश्चन हमने आज करवा दी। ये थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप लिखेंगे तो फायदा होगा। साथ के साथ में लिखें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से फैला दें, सभी स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें, अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए बोलें, ताकि आप सब एक साथ चल सकें।
और कंपटीशन हार्ड तभी होता है जब आपको कोई टक्कर देने वाला होता है। यदि आपको सब कुछ आता है, मान लीजिए कि आपको सब कुछ आता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आने लगेगा कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है, तो आप उन सभी दोस्तों को भी अपने संयुक्त अभियान में जोड़े, और आपको तभी देखना, तभी पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि दूसरा जब टक्कर देने वाला कोई होता है ना, तब पढ़ने में मजा आता है। वरना तो आपको थोड़ा बहुत आता है तब भी आप अपने आप को समर्थ समझने लगते हैं। लेकिन आपको यदि कोई टक्कर देने वाला, यदि आपका कोई दोस्त है जो आपको चुनौती दे कि हाँ तेरे से नंबर ज्यादा लेकर आएंगे, तेरे से पहले जॉब लगेंगे, तब आपको पढ़ने में असली मजा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है कमेंट करें, हम उस कमेंट को अवश्य देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।